तो गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? बीएड सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर का यूनिट 1 का बी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। विषय का नाम है कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन और आपके यूनिट 1 का बी पोर्शन है। यूनिट 1 का ए पोर्शन हमने 2 वीडियो के माध्यम से उसको पूरा कर दिया है। तो यूनिट 1 का जो बी पोर्शन है वो है क्वालिटी कंसर्न फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी पैरामीटर्स एंड देयर ऑब्जर्वेंस, ठीक ना। क्वालिटी कंसर्न फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब वो क्वालिटी कैसे कंसर्न करेंगे शैक्षिक संस्थान, ठीक ना। हिंदी में हो जाएगा शैक्षिक संस्थानों के लिए गुणवत्ता संबंधी चिंताएं, ठीक ना। और गुणवत्ता संबंधी चिंताएं, गुणवत्ता मानदंड और उनका पालन। क्वालिटी पैरामीटर्स का अर्थ हो जाएगा गुणवत्ता मानदंड एंड देयर ऑब्जर्वेंस यानी कि जो मानदंड दिए गए हैं शैक्षिक संस्थानों के लिए उनका पालन कैसे किया जाएगा, ठीक ना। तो फिर हम इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसको कहते हैं, तब तो हम जानेंगे कि शैक्षिक संस्थाओं के लिए गुणवत्ता शिक्षा क्या होगी, ठीक ना। तो सबसे पहले हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन की डेफिनेशन या कह लीजिए मीनिंग जान लेते हैं, ठीक ना। मीनिंग अर्थ की क्वालिटी एजुकेशन का क्या अर्थ होता है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले उसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि देखिए मान लीजिए कोई भी स्कूल है, ठीक ना। ये इसको हम स्कूल मान लेते हैं। तो स्कूल में क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक ना। तो ये आपका एजुकेशन है और ये देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है किसको, स्टूडेंट को, ठीक ना। तो जब स्कूल के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड होता है स्टूडेंट को तो क्या होता है, लर्निंग होता है। किसको लर्निंग होता है, स्टूडेंट को। स्टूडेंट सीखता है, जब स्कूल से उसको शिक्षा मिलता है तो विद्यार्थी सीखता है। और वो कैसे सीखे कि हम उसे क्वालिटी एजुकेशन कहेंगे। तो विद्यार्थी जब बेटर वे में, बेहतरीन तरीके से जब वो सीखता है और उस बेटर वे में जब वो सीखता है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक, हर तरीके से उसका जब विकास होता है तो हम क्या मानते हैं कि उस स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक ना। सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार के अधिगम क्रियाएं होती हैं, ठीक ना। जो एक टीचर है वो स्कूल में जब पढ़ा रहा है तो वो कॉग्निटिव लेवल पर पहले पढ़ा रहा है, फिर उसके बाद अफेक्टिव डोमेन में उसको उतार रहा है और फिर उसको साइकोमोटर के द्वारा बच्चे को एक्टिव करके जो पढ़ाया है विषय वस्तु कंटेंट्स उसको वो रियलाइजेशन करा दे रहा है, विजुअलाइजेशन करा दे रहा है, ठीक ना। तो इस तरह की शिक्षा जहाँ पे दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी एजुकेशन। यानी जब भी क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाएगी तो आप समझ लीजिएगा कि एक जो बालक है, यदि बालक का सर्वांगीण विकास अगर उस शिक्षा से हो रहा है तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है कि यदि हम बच्चे को कोई शिक्षा दे रहे हैं तो वो पढ़ लिख के सिर्फ उसको नॉलेज ही ना हो, उस नॉलेज के वे पे, उस नॉलेज के दम पे वो क्या करे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, व्यवसाय कर सके, मतलब अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सके, ठीक ना। औसत स्तर पर यदि वो उस शिक्षा के द्वारा जीवन यापन कर ले रहा है मतलब क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट वर्किंग ग्रुप, ठीक ना। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट वर्किंग ग्रुप के अनुसार क्वालिटी एजुकेशन की क्या परिभाषा है, ठीक ना। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ रवांडा, रवांडा के अनुसार ये क्वालिटी एजुकेशन किसको बोलते हैं। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि देखिए ये एक स्कूल है, ठीक ना। ये एक स्कूल है और स्कूल से क्या हो रहे हैं, बच्चे पढ़ के घर जा रहे हैं, ठीक ना। ये देख लीजिए ये बच्चे स्कूल से निकल गए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है जब बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद निकल रहे हैं। दिन भर बच्चों ने स्कूल में पढ़ा और अब वो उनकी छुट्टी हो गई है, बेल लग गई है छुट्टी की, अब वे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या रवांडा क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि बच्चे दिन भर जब स्कूल में पढ़ते हैं और जब छुट्टी के समय वे निकलते हैं तो वो कैसे निकलने चाहिए, ठीक ना। वे स्किल्स होके निकलने चाहिए, मतलब उनके अंदर स्किल आ जाना चाहिए, उनके अंदर नॉलेज आना चाहिए। जब वो स्कूल से निकल रहे हैं उनके अंदर एटीट्यूड आना चाहिए, यानी जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ उनके अंदर देखने को मिले। उनके अंदर वैल्यूज आ जानी चाहिए, जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उनका वो वैल्यू समझ सकें, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वैल्यू ऑफ कंटेंट, वैल्यू ऑफ करिकुलम, वैल्यू
वैल्यू ऑफ सिलेबस उनको आ जाए, ठीक ना। नीड फॉर, फिर इसके बाद हम देख सकते हैं नीड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड फर्दर एजुकेशनल, ठीक ना। मतलब कि वो जब दिन भर बच्चा स्कूल में पढ़ा है तो वो समझ सके कि उसकी आर्थिक नीड को वो कैसे पूरा कर सकता है। जैसे बच्चा बड़ा होगा तो अपने पैरों पे खड़ा होगा, अपने परिवार का जीवन यापन करेगा, तो उस शिक्षा को वो उस वे में कैसे यूज करेगा वो ये समझ जाए। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास अपना कैसे कर पाएगा, समाज में किस प्रकार से रहना है, कैसे दायित्व निभाना है, पारस्परिक निर्भरता क्या होती है, समाज में क्या भूमिका उसे निर्वाह करना है, ठीक ना। ये चीज़ें वो समझ ले और अपना समाजीकरण भी स्कूल के द्वारा कर ले, सोशलाइजेशन, ठीक ना। और फर्दर एजुकेशनल यानी आगे की जो वो शिक्षा लेने वाला है। जैसे बच्चा मान लीजिए 8 में पढ़ रहा है, तो वो 8 में जब पढ़ रहा है तो 8 क्लास को इतनी अच्छे से पढ़े कि वो जब 9वीं में जाए तो उसको दिक्कत ना हो, वो 9वीं क्लास के लिए तैयार हो, यानी प्रीवियस नॉलेज उसका एकदम मजबूत हो, ठीक ना। तो इस प्रकार की शिक्षा जहाँ पे मिल रही है, बच्चे दिन भर पढ़ के यदि निकलते हैं और उनके अंदर ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं, स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज, नीड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड फर्दर एजुकेशनल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक ना। तो हम क्वालिटी एजुकेशन को 2 तरह से देख लिए, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। फिर हम देख लेते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन का एक रूल है 4A, ठीक ना। 4A यानी कि 4 एलिमेंट हैं। यदि जहाँ पे भी आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड जहाँ पे भी हो रहा है, अगर उसमें आपको ये 4A दिखते हैं, ठीक ना, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, ठीक ना। तो आइए हम 4A को थोड़ा डिटेल में जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। 4A में क्या है, पहला है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब क्या है कि सारी चीज़ें बच्चों को अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि विद्यालय में सुविधाएं क्या है, जैसे शौचालय हो गया, लाइब्रेरी हो गया, मध्याह्न भोजन योजना हो गया, पुस्तकें हो गई, ड्रेस हो गई, पेयजल की व्यवस्था हो गई, शिक्षक हो गए, यानी टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम वगैरह हो गए, खेल का मैदान हो गया, सारा उसको सुविधा प्राप्त होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक ना। ट्रेन टीचर होने चाहिए। ट्रेन टीचर का मतलब क्या है, प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षक मतलब जो सीटेट पास किए हों, टेट पास किए हों, ऐसे नहीं कि 12वीं ग्रेजुएशन पास करके शिक्षा मित्र वगैरह द्वारा से भर गए हों, यानी उनको प्रशिक्षण दिया गया हो और फिर उसके बाद वो पढ़ाने के लिए वहाँ गए हों। डिलीवरी ऑफ एजुकेशन उनको आता हो। सिर्फ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उस नॉलेज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चों तक कैसे उसको डिलीवरी कर रहे हैं। तो बच्चों तक सौंदर्यपूर्वक, मनोरंजन पूर्वक, यानी कि कला और तकनीक के माध्यम से बच्चों को कैसे हम आसानी से लर्निंग करा दें, उस एजुकेशन को डिलीवरी कर दें, ये टीचरों को आना चाहिए। एजुकेशन फ्री होती है क्वालिटी एजुकेशन में, ठीक ना, यानी कि फीस कम होता है। जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, करप्शन नहीं होता है, वो बच्चों से अतिरिक्त फीस नहीं लेना चाहते हैं, इसका उद्देश्य ये है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम दूसरा देख सकते हैं कि एक्सेसिबल, ठीक ना। एक्सेसिबल में मतलब क्या है कि बच्चों तक वो चीज़ें पहुँच पा रही हैं कि नहीं। क्वालिटी एजुकेशन में क्या है, उस एजुकेशन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितने भी क्लास में बच्चे हैं सारे को समान वे से शिक्षा मिलनी चाहिए, सारे का समान ड्रेस होना चाहिए, शिक्षक किसी में भेदभाव ना करे। जितनी भी स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं सारा का वो यूटिलाइज एकदम समान रूप से सारे बच्चे करें, और जो शिक्षा मिल रही है वो सब तक पहुँचे, ठीक ना। जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आ रही हैं, जितनी भी बजट आ रही हैं, उसका पूरा लाभ बच्चों को पूरी तरीके से मिले, बिना इनक्वालिटी के, ठीक ना। जो पिछड़े बच्चे हैं, जो ग्रामीण और अंचलों के बच्चे हैं, जो दुर्लभ इलाके में रहते हैं, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, नदी वाले इलाके हो गए, तो वहाँ तक क्या होता है कि शिक्षा नहीं पहुँच पाता है। तो वहाँ तक शिक्षा पहुँचाना मतलब क्वालिटी एजुकेशन होता है, ठीक ना। वहाँ से बच्चों को जाना और उनका नामांकन स्कूल में करवाना, उनको अच्छी से शिक्षा, उनको शिक्षा के लिए जागृत करना कि बच्चों आप पढ़ो, कल के आप भविष्य हो, आप कल के लिए तैयार होंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन के 4A में 2A आपका क्या है, पहला है अवेलेबल, दूसरा है एक्सेसिबल। फिर इसके बाद हम तीसरा A देखते हैं। तीसरा A क्या है दोस्तों, एक्सेप्टेबल, ठीक ना। एक्सेप्टेबल मतलब क्या है कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो उनको एक्सेप्ट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कोई चीज़। तो बच्चों को जो भी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो क्या है, वो उनको उनके मन से मिलने चाहिए, वो उसको एक्सेप्ट करें। इसके अंदर कुछ वर्णन है जिसे आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। आइए हम पढ़ देते हैं। जो बच्चों के विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु हैं वो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। मैंने बताया ना, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो उनका पाठ्य वस्तु है या जो विषय वस्तु है, जो उनका कंटेंट है या सिलेबस है, वो उनके रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। रियल लाइफ से क्यों कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि वे उसे पढ़ के उसका यूटिलाइजेशन बेटर वे में कर सके, ठीक ना। रोज़मर्रा की तकलीफ़ों से जुड़ी होनी चाहिए। रोज़मर्रा की तकलीफ़ों मतलब क्या है कि दैनिक जीवन में बच्चों को जिन जिन चीज़ों से फेस करना पड़ता है, जो जो उनके सामने समस्याएं या प्रॉब्लम आती हैं, ठीक ना,
तो उनका वो सॉल्यूशन कर सके उस एजुकेशन के द्वारा जो एजुकेशन उसको स्कूल में प्रोवाइड हो रही है, ठीक ना, ताकि उसे एक्सेप्ट किया जा सके, हमारी संस्कृति द्वारा उसे मान्यता या संवर्धन प्राप्त किया जा रहा हो। एजुकेशन में जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसके द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हो। मान्यता का प्राप्त मतलब क्या, मतलब कि इंडियन सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती हो, उसका संवर्धन करती हो, यानी कि उसे प्रोत्साहित करती हो, उसको प्रमोट करती हो, तो हम मानेंगे कि जो वो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन है, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक ना। तो 4A का ये तीसरा गुण था। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं एडॉप्टेबल। एडॉप्टेबल मतलब बच्चे ग्रहण कर सकें, शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि उसको ग्रहण कर सकें। तो किस प्रकार की शिक्षा को बच्चे आसानी से ग्रहण करते हैं और उसको हम क्वालिटी एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं। तो इसके अंदर भी वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए हम पढ़ दे रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के अनुसार पाठ्य वस्तु सामग्री का विकास होना चाहिए। देखिए सोशल चेंज, समाज में परिवर्तन निरंतर होते रहता है, ठीक ना, ऐसा कोई समय नहीं है कि समाज में परिवर्तन नहीं होता है। तो समाज में परिवर्तन लगातार होता है, राजनीतिक स्थितियों के द्वारा परिवर्तन होता है, धार्मिक स्थितियों के द्वारा परिवर्तन होता है, और आर्थिक स्थितियों के द्वारा परिवर्तन होता है, और स्वास्थ्य के हिसाब से परिवर्तन, जैसे कोरोना काल आया था, भारत में बहुत कुछ चेंज देखने को मिला था, इसके बाद मेडिकल का स्कोप बढ़ गया था, ठीक ना। तो उस प्रकार से जो हमारा करिकुलम है उसका विकास होना चाहिए। विकास का मतलब है कि उसमें चेंजिंग होते रहना चाहिए, पाठ्यक्रम एक जैसा नहीं होना चाहिए। समाज में जैसे बदलाव आ रहे हैं उस हिसाब से पाठ्यवस्तु को भी बदल देना चाहिए, ताकि हम समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, ठीक ना, जो असमानता को चुनौती देती हो। और हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो असमानता को चैलेंज करें। जैसे कि जो असमानता हमारे समाज में फैलती है, जो छुआछूत, भेदभाव, हम लोग ऊंचा नीचा, अमीर गरीब ये सब देखते हैं, उसको वो खत्म करती हो, ऐसा पाठ्यक्रम हो, बच्चों के अंदर मोरालिटी को जन्म देती हो, ठीक ना। तो लैंगिक भेदभाव रहित होना चाहिए, लिंगों में भेदभाव को खत्म करना चाहिए, क्या लड़की क्या लड़का इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लड़की इक्वल टू लड़का होना चाहिए। दोनों कदम से कदम मिलाकर भारत के लिए चलें और अपना कंट्रीब्यूशन दें, यही करिकुलम का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, हम लोगों ने 4A जान लिया। अगर ये 4A कहीं पे भी आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है और वो क्वालिटी एजुकेशन के अंतर्गत आ रहा है। तो जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं वो क्वालिटी एजुकेशन यदि अपने संस्थान में लाना चाहती हैं तो इन सभी चीज़ों को उनको कंसर्न करना पड़ेगा, अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्या पैमाने होते हैं, ठीक ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या चीज़ों को हम देख कर समझ सकते हैं, क्या इंडिकेटर हमें मिलेंगे, क्या संकेत मिलेंगे कि हम समझ जाएंगे कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं आइडल्स ऑफ एजुकेशन, ठीक ना। आइडल्स ऑफ एजुकेशन मतलब क्या है, शिक्षा के आदर्श। शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जो आदर्शपूर्ण होनी चाहिए, जैसे कि सोशल हो, समाज के नियम बच्चे उससे सीख सके, ह्यूमन वैल्यू का ज्ञान होता हो, जो मानव की कीमत है वो व्यक्ति समझ सके, वो मानव के खिलाफ ना जाए, ठीक ना। यानी कि जो मानवाधिकार है उसको सुरक्षित रखा जा सके, इक्वालिटी, ठीक ना, समानता को बढ़ावा दे वो शिक्षा। इंक्लूसिव यानी समावेशी पे भी जोर दे। समावेशी का मतलब क्या है, समावेशी को आप अलग अलग वे में ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक कक्षा है, एक यहाँ पे दिव्यांग बच्चा है, एक कमज़ोर बच्चा है और एक प्रतिभाशाली बच्चा है, तो क्या इन तीनों को अलग अलग पढ़ाया जाए? तो ऐसी शिक्षा का भावना होना चाहिए कि सारे बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ें, उनके अंदर ऐसी भावना का विकास हो, ठीक ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, एक्सीलेंस ऑफ लर्निंग, ज्ञान की सार्थकता बच्चा समझ सके, जो बच्चा पढ़ रहा है वो समझ सके कि इस ज्ञान की वैल्यू क्या है, ठीक ना। जैसे कि हम उदाहरण के लिए आपको समझा देते हैं। मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है अणु परमाणु, ठीक ना। तो अणु परमाणु वो पढ़ रहा है तो उससे ये वो सोच सके कि हम परमाणु बम के द्वारा देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, ज्ञान की सार्थकता हुआ, वो उसको बेटर वे में यूज करने के लिए सोच रहा है, क्रियोसिटी उसके अंदर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं क्या तीसरा पैमाना है। तीसरा पैमाना है आपका क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग मेथड, ठीक ना। ये देखा जाता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है क्लासरूम में वो किस टीचिंग मेथड के द्वारा पढ़ा रहा है, उसकी जो टीचिंग मेथड होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। जब आप अच्छी टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे तो क्वालिटी अपने आप दिखेंगे। जैसे प्रोजेक्ट मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, बच्चों को करके सिखाया जाता है, उसके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट या कह लीजिए ऐसा कंडीशंस क्रिएट किया जाता है कि बच्चा उसमें करके सीख जाए, ठीक ना। तो
इससे क्या होगा, बच्चा बेटर वे में लर्निंग करेगा। तो अच्छे अच्छे टीचिंग मेथड का प्रयोग कर अगर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के सब डायमेंशंस हैं। फिर क्या है, टेक्निबिलिटी। टेक्निबिलिटी मतलब क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री और सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएं और टीचिंग के समय पे यूज की जाएं, तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को माना जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, कॉम्पेटेंसी। कॉम्पेटेंसी मतलब क्या है, कॉम्पेटेंसी का मतलब ये होता है कि जो मान लीजिए हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसका जो उचित पैमाना है उसको फॉलो किया जाए। जैसे कि संस्थान के कुछ मानदंड होते हैं, मानदंड यानी मतलब नियम, वो फिक्स होते हैं। अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं मतलब आप क्वालिटी के अंदर चल रहे हैं। अगर आप उनसे नीचे हैं मतलब आप क्वालिटी नहीं है। अगर आप उससे ऊपर हैं तो आप और अच्छे हैं। तो जैसे संस्थान के मानदंड मतलब क्या हुआ, जैसे कि ट्रेन टीचर, सीटेट वाले टीचर रखे जाने चाहिए, टेट क्वालिफाइड टीचर रखे जाने चाहिए, कोर्स के मानक को फॉलो किया जा रहा हो, कोर्स में जितना करिकुलम में चीज़ें हों सारी कराई जा रही हों, ठीक ना। तो ये सब यानी संस्थान के, जैसे ग्रेजुएशन का कॉलेज है तो उसके मानदंड क्या हो जाएंगे, नेट क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, और क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल लैब होनी चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक ना। तो सारे मानदंड को फॉलो करता हो तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी एंड इक्वलिटी एजुकेशन। गुणवत्तापूर्ण एवं समानतापूर्ण शिक्षा के संकेतक क्या है, क्या चीज़ संकेत करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण भी शिक्षा मिल रही है और समानतापूर्ण शिक्षा हो रही है। समानतापूर्ण शिक्षा मतलब क्या, सभी बच्चों को समान अवसर मिल रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सभी बच्चों को सीखने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है, वो अपना जितना चाहे उतना सीख सकते हैं। तो पहला इसमें क्या है, फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस को हम हिंदी में कहते हैं भौतिक साधन, ठीक ना। तो इसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बच्चों को पाठ्य वस्तु व विषय वस्तु से संबंधित शिक्षण सामग्री सही समय पर उपस्थित कराई जाए। इसका अर्थ क्या है कि बच्चों को जो शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या आ जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री में सिर्फ चार्ट पेपर मॉडल ये सब नहीं आते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में आपका क्या क्या आ जाता है कि बच्चों के पास पुस्तकें होनी चाहिए, बच्चों के पास कलम होनी चाहिए। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में पुस्तक प्रोवाइड की जाती है, कलम प्रोवाइड की जाती है, ड्रेस भी प्रोवाइड की जाती है। तो बिना ड्रेस के बच्चा पढ़ सकेगा क्या, नहीं ना पढ़ सकेगा। तो उसमें इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो बच्चे को वो चीज़ें हम सही समय पे मतलब उपलब्ध कराएं। अगर किसी लेसन को हम पढ़ाए हैं, उसका कुछ प्रैक्टिकल है, तो लेसन पढ़ाने के बाद तुरंत उस प्रैक्टिकल को हम करा दें, क्योंकि अगर हम 3 लेसन और पढ़ाने के बाद कराएंगे तो बच्चे को कॉन्सेप्ट सही में समझ नहीं आएगा। तो क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री को सही समय पर उपस्थित कराया जाए। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, खेल सामग्री, प्रायोगिक सामग्री, ये सब बच्चे को जब जब नीड हो उसी समय पर उसको ये चीज़ प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक ना। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, प्रोसीजर ऑफ एजुकेशन, ठीक ना। जो शिक्षा की प्रक्रिया है यानी कि वहाँ का जो संगठन है, जो प्रबंधन है वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक ना। आपस में अनेकता नहीं होनी चाहिए, सब मिलकर संवेदनशील होकर डेडिकेशन होकर काम करें, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन, यानी टीचर्स अच्छे पूरे होने चाहिए, जितना वहाँ पर मानक है पूरे के पूरे टीचर फुलफिल होने चाहिए, स्टूडेंट्स होने चाहिए अच्छे खासे नामांकन में, तब तो माना जाएगा कि भाई एजुकेशन अच्छा मिल रहा है। एकेडमिक स्टाफ होने चाहिए, वर्किंग स्टाफ होने चाहिए, ठीक ना। तो ये सब हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, कंटेंट एंड करिकुलम, जो वहाँ का कंटेंट और करिकुलम से क्या चीज़ हमको इंडिकेटर देगा कि स्कूल में क्वालिटी एंड इक्वलिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है, कैसे हम जानेंगे। वहाँ का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा रिलेटेड टू स्ट्रीम इन हायर एजुकेशन में, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी आपको प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए कि कोई एक बीएड कॉलेज है, ठीक ना। बीएड कॉलेज में क्या होता है, शिक्षक बनने की पढ़ाई दी जाती है, ठीक ना। तो उस बीएड कॉलेज यदि बहुत अच्छा है, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, तो वहाँ का जो माहौल होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, वो पूरा शिक्षा से रिलेटेड होगा, ठीक ना। जैसे आप क्लासरूम में जाएंगे तो शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड आपको करिकुलम लैब देखने को मिल जाएगा, और शिक्षक शिक्षा के जितने भी मानदंड हैं वहाँ पे आपको उसके इंडिकेटर मिल जाएंगे। बच्चे यदि क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर एक चेहरे पे एक्सप्रेशन से आप पहचान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गेट करती हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कंटेंट एंड करिकुलम में पूरा पूरा ढल चुका होता है, ठीक ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है,
एक्सटर्नल रिव्यू इंडिकेटर्स, ठीक ना, आंतरिक संकेतक क्या होते हैं जो हमें बताते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है। तो आंतरिक जो संकेतक हैं वो कैसे बताते हैं, प्रभावशीलता को हम देख सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉलेज है, जैसे आपका JNU हो गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तो एक्सटर्नल है, ठीक ना, एक्सटर्नल मतलब बाहरी बाहरी संकेतक। तो बाहरी संकेतक में क्या है, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। JNU जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय क्या है, सब जानते हैं, वहाँ से प्रत्येक के वर्ष IAS के कैंडिडेट निकलते हैं और अन्य अन्य फील्ड में जाते हैं, वहाँ से इसरो में जाते हैं, ठीक ना। तो क्या पता चलता है कि वहाँ जो शिक्षा है वो प्रभावशाली है, क्योंकि वो बाहर में फैल जा रहा है वो चीज़, ठीक ना, कि इसरो में जा रहे हैं, आप कन्हैया कुमार को देख सकते हैं, ठीक ना। तो वहाँ का जो इनपुट है हम देख सकते हैं कि जो भी स्कूल है वहाँ पे इनपुट कितना दिया जा रहा है। अगर इनपुट का मतलब क्या है कि जो हम दे रहे हैं, जैसे कि टीचर्स वहाँ पे दे रहे हैं, क्लासेस कैसे करा रहे हैं, ये सब अगर उसको हम पूरा पूरा करा रहे हैं तो हम जान सकते हैं कि उसका आउटपुट भी अच्छा होगा और वहाँ का प्रोसेस भी अच्छा होगा। इससे भी आप समझ सकते हैं कि उस संस्थान में क्वालिटी एजुकेशन, इक्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक ना। इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आपको मैं थोड़ा थोड़ा मैं आपका बेस बना रहा था कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए। असली अब मैं आपको बता रहा हूँ शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता के मानदंड क्या होने चाहिए। तो इनपुट में क्या होना चाहिए, इनपुट में आप देख लीजिए, मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। बच्चों को हम क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं स्कूल में, ठीक ना। बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसको हम क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, प्रयोगशाला हम उसको करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, पुस्तकालय से उसको हम पुस्तकें प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं, खेल का मैदान है तो उसमें हम इसको स्पोर्ट वगैरह करा रहे हैं कि नहीं, मानक के अनुसार विद्यालय में हम शिक्षक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, परीक्षा प्रणाली को हम शुद्ध बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं उस स्कूल में, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो वहाँ की शिक्षण प्रणाली है, टीचिंग सिस्टम है, वहाँ के जो शिक्षक टीचिंग करते हैं वो डिलीवरी ऑफ एजुकेशन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, शीतल पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं है, आकलन मूल्यांकन की कैसी प्रणाली वहाँ पे है, टीचिंग जब होती है तो जो टीचर है वो कैसे बच्चों का आकलन करते हैं, कैसे बच्चों का इवोल्यूशन करते हैं फॉर टीचिंग खत्म होने के बाद, ठीक ना, उसकी क्या प्रणाली है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं प्रशासनिक प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, जैसे बच्चों की फ़ी की व्यवस्था क्या है, कैसे फ़ी वगैरह, ड्रेस वगैरह कैसे प्रोवाइड होते हैं, असेंबली कैसे होती हैं, ये सब, ठीक ना। और वातावरण परिदृश्य प्रणाली, स्कूल का वातावरण कैसा उसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या बच्चों को हम सकारात्मक वातावरण प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि नहीं, जिसमें बच्चा पढ़ सके अच्छे से, एक अनुकूल वातावरण, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक ना। तो इनपुट यदि हम इतना देंगे तो हम देख सकते हैं कि हमको आउटपुट वहाँ से क्या क्या मिलेगा, आउटपुट के क्या मानदंड हैं। तो लर्निंग आउटकम्स हम देख सकते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, हाउ अचीवमेंट, उसने कितना प्राप्त किया कक्षा समाप्त करने के लास्ट में, कितना उसने क्या क्या अचीवमेंट है उसकी है, बच्चा कितना स्किल्ड हुआ, वो जॉब कितना पाया, प्लेसमेंट बच्चा कहाँ कहाँ उसका हुआ, जो भी पढ़ाई आप हायर एजुकेशन में भी इसको रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद प्रोसेस में क्या होता है कि यदि इनपुट और आउटपुट की क्रिया सही हो रही है, यानी प्रोसेस सही है, तो आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने का प्रबंधन प्रोसेस के द्वारा ही होता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम जिस माध्यम से संचालित करते हैं उसी को तो हम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक ना। फिर इसके आगे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हम क्लास में क्या क्या यूज करेंगे, टीचिंग एड्स क्या यूज करेंगे, किस प्रकार की समय सारणी यूज करेंगे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हमारा प्रबंधन में आती हैं, प्रोसेस में आती हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद हमारा क्या है, परफॉर्मेंस यानी स्कूल किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो बच्चों में किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उद्देश्य के अनुसार वहाँ पे प्रदर्शन हो पा रहा है कि नहीं, स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, बच्चा हिंदी मीडियम के वहाँ 10 विद्यार्थी एडमिशन ले लिए हैं, ठीक ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो स्कूल का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि ये जो हिंदी मीडियम के 10 विद्यार्थी आए हैं इसको हम आने वाले महीनों में ऐसा तैयार कर देंगे कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में एकदम अच्छे से डिबेट कर लें, एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर लें,
बोल सकें किसी टॉपिक पे, तो ये ऑब्जेक्टिव स्कूल ने बनाया था। तो अब वो देखेगा कि 2 महीना 3 महीना जितना भी वो समय के बाद सोचा होगा, वो देखेगा कि बच्चा परफॉर्मेंस कर पा रहा है कि नहीं। वो हिंदी मीडियम वाले जो 10 बच्चे हैं वो अब इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रदर्शन। ये भी एक मानदंड है कि ऑब्जेक्टिव के अनुसार यदि स्टूडेंट्स, स्कूल, टीचर्स यदि परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, यानी कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक ना। फिर इसको देख सकते हैं बेंच मार्क्स। बेंच मार्क्स मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए। जैसे कि आप इसमें 2 चीज़ों को मतलब किसी को देख के उसी की तरह करने का प्रयास करते हैं। जैसे यूनेस्को के कुछ मानदंड होते हैं कि विद्यालय कैसे होने चाहिए, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण यदि शिक्षा लाना है तो हमें क्या क्या करना होगा। एनसीईआरटी के बहुत सारे मानदंड हैं जिनको आज भारत के मोस्ट टॉप स्कूल फॉलो करते हैं। तो आप इन मानदंडों को फॉलो कर सकते हैं, ये जरूरी होते हैं, इसे फॉलो ही करने चाहिए यदि विद्यालय का स्तर हमें ऊंचा उठाना है तो, ठीक ना। तो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इसमें देखा जाता है, ठीक ना, कि हम अपने स्कूल में किस लेवल का परफॉर्मेंस बच्चों में देखना चाहते हैं, तो वही मानदंड हम अपने स्कूल में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो एनसीईआरटी हमारे देश में फॉलो किया जाता है, इसके मानदंड को माना जाता है। रिसोर्सेज को हम देखते हैं, फिर आउटकम्स हम देख लेते हैं इसमें कि बच्चा कितना हमारा अचीवमेंट, स्कूल कितना हमारा अचीवमेंट कर पाया है। फिर इसके बाद हम ये लास्ट टॉपिक है शायद इस यूनिट 1 के बी का, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज अप्लाइड इन्फोर्स्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लागू कार्यक्रम और नीतियाँ। क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से, क्वालिटी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या योजना और क्या क्या नीतियाँ लाई गई आप देख सकते हैं। पहला था इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वरूप है, उसको सुधारा जाए। जैसे आप एलिमेंट्री एजुकेशन के स्तर पर देख सकते हैं कि एनईपी 1986 के तहत ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई थी, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि स्कूल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया था। इन सर्विस नीड बेस्ड टीचर ट्रेनिंग, ठीक ना, जो पहले से शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वे और अच्छा पढ़ा सके, क्योंकि पहले के जो शिक्षक भर्ती हो चुके थे वो क्या था कि थ्योरेटिकल टाइप से पढ़ाते थे। तो जनरेशन के हिसाब से जो चीज़ें अपडेट हुई थी उनको प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों में अपग्रेडिंग लाया गया और उनको ट्रेनिंग दी गई। फिर इसके बाद जो नए टीचर आने लगे उनको क्या बोल दिया गया कि यदि आप सीटेट क्वालिफाई नहीं रहेंगे, सुपर टेट क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो आपको टीचर में नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार की चीज़ें सरकार की तरफ से की जाने लगी। फिर इसके बाद क्या है, स्ट्रेंथिंग एकेडमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर भी लाया गया, ठीक ना, कि जो एकेडमिक हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे मजबूत कर सकें। जो प्रशासनिक, जो हमारी जो प्रवेश प्रक्रिया है, जो हमारी मंथली फीस की प्रणाली है, उसको हम कैसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें, मजबूत कर सकें। करिकुलर को रिफॉर्म्स कैसे करें, एनसीएफ के बेस पे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बेस पे हम करिकुलम को और अच्छा कैसे बनाएं। प्रिपेयर टू एनसीईआरटी से हम एनसीईआरटी जो प्रिपेयर करती है करिकुलम उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक ना। तो एनसीईआरटी को ही अब फॉलो भी करते हैं मोस्ट ऑफ स्कूल इंडिया के। फोकस्ड प्रोग्राम फॉर इंश्योरिंग लर्निंग, बच्चे कैसे जल्दी से सीख सकें, फोकस कर सकें, ठीक ना, इसके लिए प्रोग्राम बनाया गया, ठीक ना। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक ना, CCE लाया गया। कॉन्टीन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का मतलब होता है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या है, पहले क्या होता था कि स्कूल में सिर्फ थ्योरी वाले विषयों को ही मूल्यांकन किया जाता था, ठीक ना, कि बच्चों को हम हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, विज्ञान पढ़ा दिए, चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया कि उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऐड कर दिया गया, जैसे कि बच्चा की अटेंडेंस कितनी है, बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ हैं, बच्चा खेल में कैसा है, बच्चा कला में कैसा है, सारे चीज़ों का हम इवोल्यूशन करने लगे। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने लगे जिसमें उसको भी ऐड करने लगे, ठीक ना। तो उस हिसाब से जो ये मूल्यांकन की प्रणाली चलाई गई उसको हम CCE कहते हैं। एक मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा जिसमें CCS में आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत पढ़ा दूंगा, ठीक ना। तो आज की वीडियो यही थी जिसमें हम लोगों ने जाना कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है, इसके मापदंड क्या होते हैं और उनका पालन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जब भी अपलोड होती है लिंक वहीं पर मिलती है, और जो इंपॉर्टेंट्स PDF वगैरह होती हैं मैं वहीं पे आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए।